हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अभी कॉन्सेप्ट। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीमैट 2020 में आए हुए जीएस के क्वेश्चन पेपर में जो आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं उन्हीं के बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहला इसके अंदर आर्टिकल है जिसमें आपको जो एक फेमस पर्सन्स हैं वो क्या क्या चीजें यहाँ पर प्ले करते हैं, वो क्या क्या खेलते हैं, उनको आपको मैच करना है। जिसमें सबसे पहला है यहाँ पर पीवी सिंधु। आई होप सब लोगों को पता है पीवी सिंधु यहाँ पर बैडमिंटन जो है वो यहाँ पर खेलती है। नेक्स्ट लोवलीना, ये हमारी बॉक्सर हैं, इनको बॉक्सिंग के लिए जो है वो जाना जाता है। देन है रवि कुमार दहिया जो कि रेसलर है, और गगन नारंग शूटिंग के लिए है। तो इसमें ए का आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन, अगर आपको पीवी सिंधु के बारे में भी पता है जो कि एक बहुत फेमस खिलाड़ी है हमारी भारत की, अगर आपको उनके बारे में भी पता है तो आप वहां पर इसका आंसर लगा सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी भी अगर आपको नॉलेज है स्पोर्ट्स की तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि इस क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स की कोई नॉलेज चाहिए। ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, सॉल्व किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, बोडो इज वन ऑफ द scheduled language of India and statement 2 Nepali is one of the scheduled languages of India। scheduled language से यहाँ पर मतलब है कि जो हमारे शेड्यूल नंबर 8 है उसका जो कॉन्सेप्ट है ऑफिशियल लैंग्वेजेस का, क्या उसमें लिखी हुई है? यस, बिल्कुल। हमारी 22 लैंग्वेजेस में ये दोनों ही हमारा पार्ट है। मैं आपको ये बता देती हूँ यहाँ पर। ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस थे, 14 लैंग्वेजेस थी। फिर एक ऐड हुई, फिर तीन ऐड हुई, फिर चार ऐड हुई और टोटल हमारी 22 हो गई। ये एक कौन सी ऐड हुई? सिंधी। ये तीन कौन सी ऐड हुई? इसी में है नेपाली जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मणिपुरी एंड कोंकणी। ये तीन लैंग्वेजेस उसी में ही है जो आपको रिसेंटली आपसे जो अभी क्वेश्चन में भी पूछा गया है। चार ये कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ये है सारी लैंग्वेजेस। और ये 14 में जो है कौन कौन सी आती है? हिंदी, संस्कृत, बंगाली, असमीज, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तमिल, तेलुगु। राइट, ये सारी आती। और एक बज गई ना, बंगाली हो गया, कन्नड़। ओके, सारी तो हो गई है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस हमारी किसका पार्ट है? ये सारी जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारी लैंग्वेजेस हमारा पार्ट है रिलेटेड टू दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। राइट। तो आपके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी तरीके से पूछा जाता है कि कौन सी लैंग्वेज है। तो ये आपको याद रखना है, लैंग्वेजेस ये वाली है सारी। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस वाले क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, कई बार पूछा गया है सीमैट में, कई बार इसके बारे में सवाल आ चुके हैं। चेंज इन सीजन्स इज ड्यू टू, जो चेंज आते हैं सीजन्स में वो किस वजह से आते हैं? साइकिल ऑफ सीजन्स में जो चेंजेस आते हैं वो किस किस की वजह से आते हैं? तो इसका जो आंसर है अर्थ की रोटेशन की वजह से, अर्थ के जो रिवॉल्यूशन होता है उसकी वजह से, या अर्थ का जो एक्सिस टिल्टेड है वो। तो बिल्कुल सही, इन इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विच इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, अर्थ जो है वो टिल्टेड है। वो टिल्टेड होने की वजह से जो अर्थ है वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि बिल्कुल एक सही है। ठीक है,
तो ये भी हमारा सही आंसर है। दूसरा अर्थ का रिवॉल्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है। रोटेशन की वजह से तो डे एंड नाइट होते हैं, तो आंसर तो इसका बी एंड सी हो जाएगा। रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन्स आते हैं, और ये वाली चीज जो है वो कॉज होती है, तो इसको जरूर लिख लीजिएगा। अर्थ जो यहाँ पर पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है 365.24 डेज, राइट। और इस तरीके से जो है यहाँ पर जो ये 0.24 डेज हैं, ये एवरी 4 इयर्स के बाद फेब्रवरी के महीने में इसको काउंट किया जाता है, राइट। ये आपको पता है, इसलिए इसको जो है वो लीप ईयर की फॉर्म में भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनको आपने सीक्वेंस में लगाना है, तो पहले इनके ईयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 अगस्त में, 8 अगस्त को स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे? वार्धा से स्टार्ट हुई। वार्धा में कहा? गवालिया टैंक, महाराष्ट्र, यहां से स्टार्ट होती है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, नेहरू रिपोर्ट 1928, और उसके बाद आता है गांधी इरविन पैक्ट 1930। सो इसका आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? सबसे पहली चीज इसमें हुई है सी। सी का मतलब है यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद जो है बी, ए और डी, राइट। इसको लिख लीजिएगा, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। मॉडर्न हिस्ट्री में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लेंगे कि कौन सी चीज यहाँ पर, इसका क्रोनोलॉजी वगैरह, क्रोनोलॉजी के ऊपर सवाल करना ये बहुत ही कॉमन सी चीज है। दे टेंड टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो एवरीबॉडी बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हाउ मेनी नंबर ऑफ जजेस आर देयर? सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 15 जजेस। एज यू ऑल नो, जो यूनाइटेड नेशन है उसके 6 होते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स। 6 होते हैं, ज्यादा नहीं, ओनली 6 आर देयर। जिसमें से एक है आईसीजे, एक है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, देन यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल, देन इट्स ट्रस्टीशिप काउंसिल, देन यहाँ पर सेक्रेटरेट, एंड देन यहाँ पर होता है एक यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जिसमें से इन सब के जो हेडक्वार्टर्स है, सारे के सबके हेडक्वार्टर्स आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे, एक्सेप्ट आईसीजे। आईसीजे के हेडक्वार्टर्स हैं वो यहाँ नहीं होते। आईसीजे के हेडक्वार्टर्स हैं हमारे प्रेजेंटली द हेग, नीदरलैंड्स में, राइट, यहाँ पे लोकेटेड है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जजेस 15 होते हैं, जिनकी जो टर्म होती है वो कितने सालों के लिए होते हैं? 9 इयर्स के लिए। क्या प्रेजेंटली हमारे इंडिया की तरफ से कोई जज वहां पर सिलेक्टेड है क्या? यस, हमारे इंडिया की तरफ से भी वहां पर जज हैं। कौन है हमारे इंडिया की तरफ से वहां पे जज? आपको इनका नाम भी पता होना चाहिए, दैट इज दलवीर भंडारी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेव डायनेस्टी, इनमें से कौन से रूलर है जो कि स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? सबसे पहले मोहम्मद घोरी, नो। शेर शाह सूरी, ये सूरी डायनेस्टी से मुगल के टाइम पे थे। और हुमायूं, ये भी मुगल के टाइम पे थे। इल्तुतमिश, जो कि 1210 से 1236 तक रहते हैं, हु वाज द सन इन लॉ ऑफ मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो ये पर्सन है जिन आपका करेक्ट आंसर भी इन्हीं के लिए होगा, राइट एवरीवन। तो ये भी आपको याद रखना है, इनसे आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से ऐसे फ्रेंच जर्नलिस्ट हैं या नॉवेलिस्ट हैं जिनकी जो पूरी सीरीज है, उन पूरी सीरीज को हम लोग यहाँ पर लेस रोगुन मैकर्ट के नाम से भी जानते हैं? तो लेस रोगन मैकॉट एक नॉवल की सीरीज है जिसपे हमारा क्वेश्चन पूछा गया कौन से राइटर की है, तो करेक्ट आंसर इज एमिले जोला। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार इस तरीके से जर्नलिस्ट नॉवलिस्ट के ऊपर भी देयर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं। ओके,
तो ये जोला जो है ये काफी फेमस नॉवल है, और हर नॉवल का जो अपनी सीरीज का जो नॉवल है वो हर एक नॉवल का अपना अलग ही पहचान है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ नॉवेल्स इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो हमारी लंग्स होती हैं दे आर हैविंग टू पार्ट्स। ठीक है, लंग्स जो है वो टू पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, जिसमें लेफ्ट एंड राइट लंग होते हैं। तो ये एक फर्स्ट स्टेटमेंट है कि दो पार्ट्स होते हैं लंग्स के। सेकंड हमसे पूछ रहा है कि स्ट्रक्चरली टू पार्ट ऑफ लंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। स्ट्रक्चर की अगर हम उनसे बात करें तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल सही है ये सारी चीजें। जो लंग्स है वो हमारे बिल्कुल सही है, हमारे जो लंग्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमंस में ये हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में ये हमारी हेल्प करते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ठीक है, जो कि चेस्ट के पास ही सिचुएटेड होते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो राइट लंग होता है इट इज बिगर देन दी लेफ्ट लंग। ठीक है, और जो लंग्स है इन दोनों का करेक्ट पॉइंट अगर बताऊं तो 1.3 kgs के अराउंड इनका वेट होता है। ठीक है, और जो राइट वन है वो बिगर है, तो राइट वन जो है वो यहाँ पर हैवियर भी होता है। राइट लंग इज हैवियर देन दी लेफ्ट लंग। राइट, तो हमसे इसके ऊपर क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही इसके अंदर करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी अच्छा और काफी एक आपसे पूछा गया है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के ऊपर। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी काफी न्यूज में थी, इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि ये स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है ये किसने लॉन्च करी है। ठीक है, अभी रिसेंटली 2021 में नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो बाकी आप आपसे यही पूछा गया कि ये पूरी जो एक पॉलिसी आई है इसमें क्या खास है ऐसा। ठीक है, तो इसको पूरा एक्सप्लेन मैं पहले कर देती हूँ आपको कि एक्चुअली में स्क्रैपिंग पॉलिसी है क्या। ये जो है यूनियन होम मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के कहने पर इसको लेके आया गया था, बजट 2021-22 में इसको अनाउंस किया गया था। दैट्स वाई 2022 के पेपर में इसको पूछा गया है। और ये जितने भी लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, जितने भी मीडियम व्हीकल्स हैं, जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, सबको कवर अप यहाँ पे करता है। जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम हमारे ओल्ड व्हीकल्स, हमारे जितने भी अनफिट व्हीकल्स है जो कि आज के समय में पॉल्यूशन कर रहे हैं, उनको हम स्क्रैप कर देंगे। सो दैट जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके, उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, सो दैट वेहिकुलर सेफ्टी यहाँ पर बढ़ाई जा सके। ठीक है, इस पॉलिसी में यही था कि ऐसी जितनी भी जो व्हीकल्स हैं जो 20 ईयर्स ओल्ड पुरानी है, और ऐसी कमर्शियल व्हीकल जो 15 ईयर ओल्ड पुरानी है, उनको स्क्रैप किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पहले ये कमर्शियल व्हीकल्स के लिए था, फिर बाद में प्राइवेट व्हीकल्स के लिए भी ये लगा दिया गया। और जितनी भी पुरानी व्हीकल्स हैं उनको री रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिटनेस टेस्ट को यहाँ पर पास करना होगा। ठीक है, और इसके लिए सरकार ने यहाँ पर जो है वो एक गवर्नमेंट ने टैक्स के ऊपर भी बात करी है। यहाँ पर कितना परसेंट यहाँ पे जो है टैक्स यहाँ पे बोला है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, 5% टैक्स। और 25% व्हीकल्स, पर्सनल व्हीकल्स के लिए यहाँ पर टैक्स लगाया गया। और ये पॉलिसी जो है वो April 1 2022 से इफेक्ट में भी आ चुकी है। फिटनेस जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है, टेस्ट करवाना है यहाँ पर सारी की सारी व्हीकल्स के लिए। बाकी जो पर्सनल व्हीकल्स के लिए है वो भी इसको स्टार्ट किया जाएगा June 1 2024 तक, इसको आगे भी और बढ़ावा देके इसको और भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। राइट, तो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी इट इज जस्ट इन न्यूज, इसका न्यूज में थी उस समय, इसीलिए इससे आपका क्वेश्चन पुट अप किया गया था। वरना सीमैट में ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, बट यस ये न्यूज में थी तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लिया गया, बिकॉज इस पे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, नेक्स्ट, अब हमसे पूछा गया कि कुछ जो टॉपिक्स हैं वो हमने कहाँ से बोरो किए हैं। ठीक है, आपको भी पता है कि अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो एक सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे देयर इज अ डेफिनेटली अ क्वेश्चन, 110% देयर इज अ क्वेश्चन। तो वही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि कहाँ से हमने क्या चीज बोरो करी है। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर फोर्थ की बात करूँ, डीपीएसपी बहुत ही फेमस है।
डीपीएसपी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बात करी, तो डी का आंसर हो जाएगा 4। डी का आंसर 4, डी ही ऑप्शन में है सिर्फ, तो वैसे ही आपका आंसर यहाँ पे हो गया। पढ़ के जाते हो ना डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स, तो बस उसी रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है। फिर इसके बाद प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान का हमने कहाँ से लिया, हमने सोवियत से लिया है। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिया, और रेसिडुअरी पावर हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपको पता होने चाहिए, यूएसए से है। प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूएसए से है। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है, और आयरलैंड ने खुद इसको कहाँ से बोरो किया है, स्पेन से बोरो किया। सो ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। इफ यू नो दी एक भी इसमें से, अगर डीपीएसपी जो कि बहुत ही कॉमन सा है, अगर आपको वो आता है तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं था, उतना भी डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट, बैंकिंग सेक्टर में एक वर्ड है जीएनपीए। जीएनपीए क्या मीनिंग होता है, आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, आपसे डिटेल में तो पूछ ही नहीं रहा, आपसे सिर्फ पूछ रहा फुल फॉर्म। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है यहाँ पर इसका आंसर होगा। इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर नेशनल नहीं है, नॉन आएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये कमर्शियल बैंक जो होते हैं वहां पर इसको यूज किया जाता है, जीएनपीए। जीएनपीए काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। ग्रॉस का मतलब पूरा इकट्ठा करके एक नेट अमाउंट जो है वो यहाँ पर अनपेड डेट कितना है उसके ऊपर रेफर करता है, जो कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द वर्ड माइनॉरिटी, जिसका मतलब है कि एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और जिसका अपना भी एक लैंग्वेज, एक कल्चर, एक स्क्रिप्ट हो सकता है। इट इज रिटन अंडर आर्टिकल नंबर 29। नेक्स्ट, दिस में बी अ होल कम्युनिटी लिविंग विद इन अ मेजोरिटी कम्युनिटी। एक होल कम्युनिटी हो सकती है जो कि एक मेजोरिटी कम्युनिटी के बीच में रह रही है। यस, दीज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आर्टिकल 29 के बारे में कहती है कि हर एक माइनॉरिटी को, देखो माइनॉरिटी वर्ड डिफाइंड नहीं है, क्या है माइनॉरिटी नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दो चीजें बताई हैं कि एक रिलीजियस माइनॉरिटी हो सकती है और एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी यहाँ पर जो है वो एनी सेक्शन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, जो कि यहाँ पर अपनी, जिनकी अपनी एक सेपरेट स्क्रिप्ट है, अपनी सेपरेट कल्चर है, अपनी सेपरेट डिमांड है, अपनी सेपरेट लैंग्वेजेस है, अपने सेपरेट मॉन्यूमेंट्स है, तो ये उन्हीं के लिए यहाँ पर बताया गया है। राइट एवरीवन। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें न्यूज में है, इनसे सवाल आपके इस पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक के ऊपर या इस टाइप की चीजों पर आपके क्वेश्चन कई बार पुटअप किए जा चुके हैं। नेक्स्ट, द टर्म बटरफ्लाई इज एसोसिएटेड विद, जो एक बटरफ्लाई टर्म होती है वो कौन से स्पोर्ट में यूज की जाती है, ठीक है, कौन से गेम में यूज की जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि विद स्पोर्ट यू कैन एसोसिएट द टर्म बटरफ्लाई। आंसर इज स्विमिंग, क्योंकि जब आप स्विमिंग करते हो ना तो आती है ना उसमें टर्म, यहाँ पर एक वर्ड यूज की जाती है। ठीक है, इसको कई बार डॉल्फिन किक भी बोला जाता है। राइट, और बाकी जो है ये कई और टर्म्स भी यूज की जा सकती है, जैसे स्विमिंग में एक और यूज करा जाता है फ्री स्टाइल स्विमिंग, फ्री स्टाइल। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं जूडो, जूडो में एक टर्म यूज की जाती है कोकोआ, अलग से टर्म है इसलिए मैं बता रही हूँ इसके बारे में। ऐसे ही एक जिम्नास्टिक्स में टर्म यूज की जाती है कोन ऑफ स्विंग, ये टर्म भी यूज की जाती है। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ इंडियन डांसेस शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन कल्चर। तो पहले तो ये बताइए कि पर्शियन कल्चर कौन सा होता है। पर्शियन कल्चर, पर्शियन कल्चर जो ईरान का एरिया है ना वहां के कल्चर को कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि मुगल या फिर पर्शियन का जो इफेक्ट है यहाँ पर वो किस में है, वो है कथक के अंदर। कथक में यू आर गोइंग टू सी, जो कि हमारा वन ऑफ दी क्लासिकल डांसेस में से एक है, जो कि कब शुरू हुआ था, भक्ति मूवमेंट जब स्टार्ट हुई थी, जिसके अंदर मुगल और पर्शियन इनका इन्फ्लुएंस रहा है।
कथक डांस में। कथक एक ऐसा डांस है जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम दोनों यहाँ पर मिल करके इसको परफॉर्म करते हैं। ट्रेडिशनल डांस है नॉर्थ इंडिया का, बेसिकली यूपी के रीजन का, वहां से ये स्टार्ट हुआ है। और रास लीला, राधा कृष्ण की स्टोरीज को यहाँ पर दिखाना, उसके लिए इसको ज्यादा एसोसिएट किया जाता है। तो ये एक ऐसा डांस स्टाइल है, ठीक है। वही बात मैं करूँ छाऊ, छाऊ कहाँ का डांस स्टाइल है? ये है झारखंड के रीजन का। अगर जिनको नहीं पता है वो जरूर इसको लिख लीजिएगा। ये झारखंड के रीजन का स्टाइल है, ठीक है। रंगमा, ये जो रंगमा लिखा है ये कहाँ का डांस स्टाइल है? ये है नागालैंड का। भांगड़ा, ये तो खैर सबको ही पता है, भांगड़ा पंजाब का है। गिद्धा, भांड, ये सब जो है पंजाब के हैं। कुछ तो फेमस डांस सबने सुने हुए हैं, राइट। आप में से कोई बता सकता है कि क्लासिकल डांसेस भारत के कौन कौन से हैं? क्लासिकल डांसेस की लिस्ट, कि भाई ये कहाँ, मतलब जो क्लासिकल डांसेस होते हैं ये कौन कौन से हैं, इनके नाम क्या क्या है? पता होने चाहिए वैसे सबको कि कहाँ कहाँ के जो है ये कल्चरल मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर, उन्होंने इस चीज के बारे में बताया। मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्लासिकल डांस आ सकता है इस पे भी क्वेश्चन। भरतनाट्यम कहाँ से बिलोंग करता है? तमिलनाडु। कथक मेन जगह इसकी यूपी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिसी कहाँ से है? उड़ीसा। कथकली कहाँ से है? केरला। सत्रिया कहाँ से है? असम। और फिर मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम पे कई बार सवाल आ चुके हैं तो मोहिनीअट्टम को जरूर कवर अप कीजिएगा। इट बिलोंग्स फ्रॉम केरला। देन मणिपुरी, मणिपुर से। एंड देन कथकली, कथकली ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम केरला। तो आप देख सकते हैं ये वाले सारे आपको नाम पता होने चाहिए, कहाँ से कौन सा डांस है, ठीक है। ये 8 डांसेस की लिस्ट आपके दिमाग में पूरी होनी चाहिए। बाकी जो बचे हुए आप बाकी सारे नाम सुनते हैं वो सारे क्या है, क्या जो है वो हमारे फोक डांस में भी आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल 356 हमें किस बारे में बात करता है? देखिए भाई, राइट टू एजुकेशन पढ़ा है आप लोगों ने पॉलिटी को, तो आपको पता होगा आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको ऐड करवाया गया था। नेक्स्ट, रिलीजियस मॉन्यूमेंट, ऐसा कोई बात नहीं कर रहा कि रिलीजन मॉन्यूमेंट को प्रिवेंट करना है, बट यस कल्चर को प्रिवेंट करने की बात करता है आर्टिकल 29 में। बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पर बात की जाती है आर्टिकल 338B में। प्रेसिडेंट रूल के लिए यहाँ पर जो है हमारा स्पेसिफिक आर्टिकल है आर्टिकल 356। जो इमरजेंसी है हमारी वो लिखी हुई है 3 आर्टिकल्स में। एक है हमारी नेशनल इमरजेंसी, एक है हमारी स्टेट, और एक है हमारा तीसरा फाइनेंशियल। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352, ये है आर्टिकल नंबर 356, और फाइनेंशियल है आर्टिकल नंबर 360 में। तो ये है हमारी 3 तरीके की इमरजेंसी जिससे हमारे क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं, मतलब इन्हीं से हमारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंट्री टू बी लेबल्ड एज बनाना रिपब्लिक, ऐसी कंट्री जिसको बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना गया है, ठीक है। बनाना रिपब्लिक कंट्री किसको यहाँ पर बोला गया? जिसको, जो कि इतनी वीक है, जो कि सिर्फ एक ही यहाँ पर जो है एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट रहती है सिर्फ। इनको यहाँ पर और किसी कंट्री जो है, ये कंट्री और किसी पे भी डिपेंड नहीं रहती है, इनकी इकोनॉमी बहुत एक ही चीज पे डिपेंड रहती है, जैसे कि बनाना। वो कंट्री है होंडुरस। होंडुरस जहाँ की कंपनी जो है, कंट्री जो है वो एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंड रहती है, ठीक है। वो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। उनको यहाँ पर नाम दिया गया था बनाना रिपब्लिक। ऐसे नहीं कि ये बनाना ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाना यहाँ पर बताया, पर ये होंडुरस, होंडुरस कहाँ पे बिलोंग करती है? होंडुरस से है यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका में। जितनी भी ये सारी कंट्रीज दिखी है ना, ये सारी ही सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज हैं, ठीक है।
तो ये सारी सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज यहाँ पर मैंने लिखी है, मतलब एग्जाम जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसकी बेस पर। नेक्स्ट, प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैज बीन ऑनर्ड विद। जो अमर्त्य सेन है, जो कि बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उनको यहाँ पर किस किस चीजों में अवार्ड दिए गए हैं, वो किन किन चीजों से अभी तक उनको अवार्ड दिए जा चुके हैं। ठीक है, अमर्त्य सेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो यहाँ पर इन्हीं के ऊपर पूछा गया है इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए। इनको भारत रत्न बिल्कुल दिया जा चुका है। ठीक है, इनको नोबेल प्रेस प्राइज यहाँ पर बिल्कुल जो है ये वाला प्राइज भी इनको दिया जा चुका है। और उसके अलावा पूछ रहा है यहाँ पर हमसे यूनेस्को की तरफ से पीस प्राइज, इनको ऐसा प्राइज नहीं मिला, नोबेल मेमोरियल प्राइज इनको मिला है इकोनॉमिक्स के अंदर। भारत रत्न मिला है इनको, पॉलिटिकल साइंस में भी इनको मिला है। अभी आज रिसेंटली प्रोफेसर भी हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि मैसाचुसेट्स कैम्ब्रिज की एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर प्रोफेसर भी हैं। तो इनको जो है BNC प्राइज दिए जा चुके हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इनकी बायोग्राफी के ऊपर आप काफी चीजें पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट, ऑन व्हाट डज द डॉलर रुपए एक्सचेंज रेट इन इंडिया डिपेंड। जो हमारा कौन से फैक्टर्स हैं उनके ऊपर जो है डॉलर और रुपी यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी के अंदर यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कि किस पे, जो इस पे फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। तो देखिए भाई, एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो एक्सचेंज रेट होगा वो कितना रहेगा, एक्सचेंज मार्केट जो है वो कितनी रहेगी, उसी के ऊपर डिपेंड करता है ये सारा, डिमांड और सप्लाई के ऊपर। डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी, बाकी सब तो चलो एक सेकेंडरी पॉइंट्स है, बाकी सब भी ठीक है बट वो एक सेकेंडरी पॉइंट्स में आएगा। बट बेसिकली जो डिमांड और सप्लाई कितनी हो रही है, कितना अमाउंट में क्या चीजें, किस चीज की कितनी डिमांड है और किस चीज की कितनी सप्लाई की जा रही है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, बहुत इजी पॉइंट, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है हमसे, एक्सट्रीम पॉइंट्स। नॉर्थ में हमारा सबसे एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, इधर वाले रीजन में है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, द हाईएस्ट बैटल फील्ड ग्राउंड, सबने सुना होगा। सियाचिन ग्लेशियर में कौन सी जगह, इंदिरा कोल। फिर आइए आप इस तरफ वेस्ट की साइड में, वेस्ट में हमारी कौन सी जगह है, वेस्ट में है यहाँ पर सर क्रीक लाइन, और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज के समय में डिस्प्यूटेड लाइन भी है। प्लस साथ ही साथ ये सर क्रीक लाइन गुजरात के रीजन में बिलोंग करती है, कहाँ पर, रन ऑफ कच्छ में। फिर इस तरफ आता है यहाँ पर ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड में कौन सा विलेज है, किबीतू। किबीतू कौन सी जगह पर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, इधर अगर मैं लैंड की बात करूं साउथ में, तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो रीजन है, तमिलनाडु जिसमें जो है लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, वो एक तरीके से तमिलनाडु में एक जगह है कन्याकुमारी, जो आप लोग जानते हैं वो है, कन्याकुमारी में जगह है केप कैमोरिन, वो जगह यहाँ पर लास्ट पॉइंट के रूप में काउंट की जाती है। राइट। और अगर आपसे अंडमान निकोबार भी बीच में पूछ रहा है, तो अंडमान निकोबार का रीजन भी अगर आप काउंट करोगे तो आपका आएगा इंदिरा पॉइंट। तो इस तरीके से आपको इसको मैच करना है, ए का 1 है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फूड जो है वो प्रेशर कुकर में कुक किया जाता है बिकॉज उसका जो है हीट वो अपने उसमें काफी लंबे समय के लिए रख सकता है। दूसरा यहाँ पर है कि फूड जो है वो प्रेशर कुकर में रखा जाता है क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज रहता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। राइट। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके जो है वो पूछे जाते हैं यहाँ पर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, जो कई बार यहाँ पर सवाल जो है वो किया जा चुका है।
ठीक है, तो साइंस के भी आपने 2 से 3 क्वेश्चन देखे, बाकी बेसिकली जो आपने यहाँ पर क्वेश्चन देखे हैं वो सबसे ज्यादा किससे जुड़े हुए हैं, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे जुड़े हुए हैं रिलेटेड टू पॉलिटी हो गया, या स्टैटिक पोर्शन पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है। तो इसको आप सब लोग याद रखेंगे, इस पूरे को यहाँ पर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, इन पूरे पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितनी भी चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं इन सब पे आपसे किसी ना किसी तरीके से सवाल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहीं तक था ये पूरे पूरे लेक्चर्स। और इस तरीके से लेक्चर्स के साथ आप अभी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहिए। बाकी का हम लोग यहाँ पर और जो है क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। अगर आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे और यहाँ पर दिए गए फोन नंबर पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके एडमिशन्स और जितने भी क्वेश्चंस हैं, पेपर्स है, उनकी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।